Chapter 7 सना एंड राजकुमारी क्लैशेस ड्यू टू आर्यन। जैसा कि हमने पहले देखा कि आर्यन हफ मंकी से लड़ने चला जाता है और बाकी सब जंगल की तरफ चले जाते हैं ताकि वो टीचर को इन सब के बारे में बता सकें। तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को वहीं से जहां खत्म हुआ था। राजकुमारी और बाकी लोग जल्दी जल्दी भागते हुए जंगल की ओर जाने लगते हैं। बीच में कुछ और ग्रैंड टियर और कुछ उससे कम स्तर के जानवर उनके रास्ते में आते हैं, पर वो सब जानवर को मारकर चलते रहे और लगभग 30 मिनट के बाद वो फिर दरवाजे के सामने पहुंचे और वहां जाकर टीचर को ये सब बताया। तो त्रिपाठी सर और बाकी के कुछ और टीचर वहां जाकर आर्यन को बचाने के लिए निकलते हैं। सभी टीचर्स निकल ही रहे थे कि तभी राजकुमारी भी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उनके पीछे चलने लगती है। और इस बार उनकी रफ्तार तेज थी क्योंकि सभी उड़ कर जा रहे थे और राजकुमारी को उनके बॉडीगार्ड्स अपनी जादुई शक्ति से उड़ाकर ले जा रहे थे। लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हाफ मंकी उन्हें मिला था और फिर वो आसपास देखने के अलग हो जाते हैं। तभी एक टीचर की आवाज आती है, त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर। और जब बाकी सब वहां आते हैं जहां से टीचर ने आवाज लगाई थी तो वो देखते हैं कि 10 फीट का हाफ मंकी जमीन पर मरा पड़ा है और उसकी पीठ पर एक लड़का बैठकर आराम से केला खा रहा है। और तभी आर्यन की नज़र भी टीचर्स पर पड़ती है जो हाफ मंकी की पीठ पर बैठा केला खा रहा था। तो वो नीचे उतर के बाकी सबके पास आता है, पर सब तो सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तुमने मारा हाफ मंकी को त्रिपाठी सर सदमे से बाहर आकर बोलते हैं। जी, वो यहाँ पर पहले से ही किसी ने एक जाल बना रखा था, तो बस मैंने उसे जाल में हाफ मंकी को फंसा लिया और फिर उसे मार दिया। सब फिर मन ही मन सोचता है, अगर झूठ ही बोलना है तो ऐसा बोले ना जो सच जैसा भी लगे। ऐसा कौन सा जाल आ गया जो 10 फीट बड़े हाफ मंकी को पकड़ ले, और ऐसा कोई जाल था भी तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? आसमान निकल गया या उसे जमीन खा गई? असल में आर्यन को तो जो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा था, उसने तो बस अपनी ताकत से उस हाफ मंकी को बस एक पंच मारा था और वो हाफ मंकी वही धाराशाही हो गया। अब सबको आर्यन ये तो बता नहीं सकता था कि उसके एक गोली खाने के बाद उसको इतनी ताकत मिली कि खुद संत लेवल में होते हुए एक गॉडली लेवल के हाफ मंकी को एक पंच में मार दिया, तो इसलिए झूठ बोल दिया। हालांकि ये बात अलग है, किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। फिर सबका ध्यान भटकाने के लिए वो राजकुमारी से फ्लर्ट करने लगता है। आपको इतनी याद आ रहा थी क्या मेरी जो आप वापस यहाँ आ गई? आर्यन ये कहते हुए राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है। राजकुमारी बबीता का तो पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है और वो थोड़ा हकला के बोलती है, हा हा। आर्यन को ऐसे राजकुमारी के साथ फ्लर्ट करता देख राजकुमारी का बॉडीगार्ड उनके और आर्यन के बीच आ जाता है और आर्यन को घूर के देखने लगता है। और जब त्रिपाठी सर देखते हैं कि मामला थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है, तब वो बात बदलने के लिए कहते हैं, चलो अब सब ठीक है तो वापस चलते हैं, वैसे भी तुम्हारे बाकी टीम के सदस्य टेंशन में होंगे। त्रिपाठी सर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोलकर आर्यन और बाकी सब वापस मैजिशियंस हॉल आ जाता है। और ऐसे ही करते मैजिशियंस हॉल का पहला दिन खत्म हो जाता है। और जब सब लोग अपने अपने जादुई जूते और अपनी गाड़ी से वापस घर जा रहे थे, तब आर्यन दरवाजे के सामने खड़ा होकर सना का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी भी अपनी उड़ने वाली कारों के काफिले के साथ दरवाजे से जाने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी की नज़र आर्यन पर पड़ती है और वो वही गाड़ियों को रुकवा लेती है। असल में राजकुमारी ने क्लास के बाद हर जगह आर्यन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला था, इसलिए राजकुमारी का मुंह लटक जाता है। पर जब वो आर्यन को मैजिशियंस हॉल के दरवाजे पर देखती है तो एकदम ही सभी कारों को रुकवा लेती है और भागते भागते आर्यन के पास जाने लगती है। और वही दूसरी तरफ आर्यन जब राजकुमारी को अपनी तरफ यूं भागते हुए देखता है,
तो वो सोचता है कि आर्यन बेटा लगता है तूने राजकुमारी को भी अपने चार्म के जाल में फंसा दिया, तभी तो देख कैसे भागते हुए आ रही है। राजकुमारी फिर भागते हुए आर्यन के पास पहुंचती है और उसके पास आकर हांफने लगती है और फिर सांस लेकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें घर ही जाना है तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजकुमारी आर्यन को ये सब कहती ही है कि तभी वहां सना भी अपनी कमांडर गाड़ी को पार्क करके आर्यन के पास पहुंचती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं आर्यन को लेने, तो मैं उसे सही से घर पहुंचा दूंगी, सना कहती है। अपने पीछे किसी को ऐसा बोलता देख राजकुमारी भी गुस्से में पीछे मुड़ती है कि वो देखती है उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। फिर राजकुमारी भी सना को कहती है तुम कौन होती हो उसका फैसला लेने वाली? उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं आर्यन की सबसे अच्छी दोस्त, और मैं ही नहीं बल्कि आर्यन भी यही चाहता है। ऐसा कहकर सना बात को आर्यन की तरफ उछाल देती है और वही आर्यन की पहले से बोलती बंद थी, और जैसे सना ने उसकी तरफ बात घुमाई तो दोनों उसे ऐसे देखने लगती है कि आर्यन ने अगर उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगी। और वही आर्यन मन ही मन बोलता है, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया, मैं किसका साथ दूँ और किसका नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो कुछ हिम्मत जमा करके राजकुमारी को बोल ही देता है, राजकुमारी वो क्या है ना, मैं सना की चाची के घर में ही मैं रहता हूँ, तो सना को तकलीफ भी नहीं होगी मुझे घर छोड़ने में, और वही दूसरी तरफ आपको पहले मुझे छोड़ना होगा और फिर आप राजमहल जाएंगी, तो इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, मैं सना के साथ ही चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर आर्यन जल्दी में सना का हाथ पकड़ कर वहां से चला जाता है और राजकुमारी गुस्से में वही खड़ी रह जाती है। अब क्या होगा? क्या ग्रेट सेंट की स्वर्ग की औषधि हासिल कर पाएगा आर्यन? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 8 ऑक्शंस हाउस। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी कहानी में। तो जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे आर्यन हेवेंस मेडिसिन से मिली ताकत की वजह से खुद संत लेवल पर होते हुए गॉडली लेवल के हाफ मंकी को मार देता है। एक महीने बाद आर्यन अपने घर में कुछ दवाओं को आपस में मिलाकर एक कढ़ाई में डाल रहा था और फिर वो उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिक्स करता है। फिर उन सभी को मिक्स करता है और फिर उस चीज को बहुत सारी बोतल में भर लेता है। असल में आर्यन एक हीलिंग मेडिसिन बना रहा था। एक महीने में आर्यन ने लाइब्रेरी को बीस्ट्स के कोर्स देके हीलिंग पावर की कुछ किताब ले ली थी, जिससे अब वो चौथे चरण का हीलर बन गया था। और अब वो अपने भाई बहनों को भी जादुई शक्ति बढ़ाने के बारे में लगा था, पर उसके लिए उसे बहुत सारे रिसोर्स लगेंगे क्योंकि उसके भाई बहन के पास तो सिस्टम और उसकी लाइब्रेरी नहीं है, और वो उनको हेवेंस मेडिसिन भी नहीं दे सकता। क्योंकि जब उसने वो हेवेंस मेडिसिन एक जानवर को देकर टेस्ट करना चाहा तो उसे पता चला था कि ये दवाएं उस पर ही प्रभाव डालती हैं, अगर उसके अलावा कोई और हेवेंस मेडिसिन को लेगा तो उस पर ये प्रभाव नहीं करेंगी। तो उसे अपने भाई बहन का स्तर बढ़ाने के लिए रिसोर्स खरीदने होंगे, और रिसोर्स खरीदने के लिए पैसे अभी भी आर्यन के पास नहीं हैं। तो आर्यन ने निर्णय लिया कि वो एक हीलिंग मेडिसिन बनाएगा और उसे बेच देगा ताकि वो अपने भाई बहन के रिसोर्स का खर्चा निकाल सके। फिर आर्यन अपने मुंह पर एक काला कपड़ा रख लेता है और सर पर हुड रख लेता है, और फिर वो नीलामी घर की ओर चला जाता है। और जैसे ही वो नीलामी घर के बाहर आता है तब वो देखता है कि नीलामी घर के गेट पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है मल्होत्रा नीलामी घर। असल में ये स्वराजपुर का सबसे बड़ा नीलामी घर है जिसे मल्होत्रा परिवार संभालता है। मल्होत्रा परिवार स्वराजपुर के 10 सबसे अमीर परिवार में से एक है और उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इस नीलामी घर से आता है। और फिर आर्यन नीलामी घर के अंदर चले जाता है। अंदर आते ही वो सीधे रिसेप्शन पर जाता है और वो देखता है कि एक 25-26 साल की एक सुंदर लड़की रिसेप्शन पर बैठी हुई है,
जिसका रंग एकदम दूध जैसा सफ़ेद था और उसकी आंखें समुंदर जितनी गहरी थी। फिर तभी वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे मायरा मल्होत्रा से मिलना है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो अभी कहाँ मिलेगी? असल में मायरा मल्होत्रा ही अभी इस नीलामी हॉल को संभाल रही थी। माफ करना पर मायरा मैम ऐसे ही किसी ऐरे गैरे से नहीं मिलती। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चिढ़कर बोलती है, क्योंकि आर्यन ने उस वक्त जो कपड़े पहने थे वो काफ़ी फटे पुराने थे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट को आर्यन को वहां खड़ा देख बहुत ही घिन आ रही थी। चलो अब वापस जाओ, मायरा मैम तुमसे नहीं मिल सकती, रिसेप्शनिस्ट पर बोलती है। देखिए आप बस मुझे एक बार मायरा से मिलवा दीजिए, बाकी उनकी मर्जी होगी, अगर वो कहेंगी तो मैं वापस भी चला जाऊंगा, आर्यन बोलता है। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती ना? ऐसा बोलकर रिसेप्शनिस्ट सुरक्षा गार्डों को बुलाती है और कुछ ग्रैंड टियर के लोगों के साथ उनके नेता जो महान संत स्तर पर थे वो वहां भागते हुए आते हैं। तभी सुरक्षा गार्डों का नेता जिसका नाम राहुल था वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछता है, क्या हुआ रीना, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे सुधार देता हूँ। फिर तभी रिसेप्शन पर बैठी रीना आर्यन की ओर उंगली उठाती है और कहती है, देखो ना राहुल, ये बेकार में यहाँ आके तमाशा कर रहा है। ओह, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने यहाँ तमाशा करने की जरूरत की। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तभी उनका वाइस लीडर जो संत लेवल पर था वो गार्ड की भीड़ से बाहर निकलता हुआ बोलता है, अरे बॉस, आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। इतना बोलकर वो आर्यन के पास आने लगता है, पर उसको कहाँ पता था कि वो एक गॉडली लेवल के एक्सपर्ट से लड़ने जा रहा है। वो आर्यन के पास आने ही वाला था कि तभी वहां एक आवाज़ गूंजती है, यहाँ क्या चल रहा है? और फिर सब उस आवाज़ की ओर देखते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही सुंदर लाल गाउन पहने एक लड़की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी। नीली आंखें, सुडौल शरीर, गोरा बदन और उस पर से उसकी सुरीली आवाज़ सबके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। और कुछ देर तक तो सब उस लड़की की खूबसूरती में डूब ही जाते हैं। फिर तभी जब वह लड़की अपना सवाल दोबारा पूछती है तो राहुल जवाब देता है, मायरा मैडम, ये यहाँ पर आकर तमाशा कर रहा है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। ऐसा बोलकर मायरा आर्यन की ओर उंगली कर उसे बोलने का इशारा करती है। मैं यहाँ आपसे मिलने आया था क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक ऐसी डील है जो इस नीलामी घर की किस्मत पलट सकती है, पर ये रिसेप्शनिस्ट मुझे आपसे मिलने ही नहीं दे रही थी, मास्क के पीछे छुपा आर्यन बोलता है। ओह, ऐसा क्या? तुम इस नीलामी घर की किस्मत पलट दोगे? ऐसे बोलकर वो हंसने लगती है, पर फिर तभी वो अपनी अंदरूनी आंखें खोलती है और उससे आर्यन को देखती है और आर्यन का लेवल देखकर वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है और तब वो सोचती है कि गॉडली लेवल विशेषज्ञ। असल में ये अंदरूनी आंखें स्वर्ग का उपहार है और ये आंखें स्वर्ग के द्वारा बस कुछ ही लोगों को दी जाती है। ये आंखें जिस भी इंसान के पास हो वो किसी भी इंसान का लेवल देख सकता है, चाहे उस आदमी ने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो अपने लेवल को छिपाने का, और इस आंखों की वजह से ही वो आर्यन का छिपा हुआ लेवल देख सकती है। गॉडली लेवल का कोई विशेषज्ञ आखिर यहाँ आकर तमाशा क्यों करेगा? और वैसे भी स्वराजपुर में ज़्यादा गॉडली लेवल के विशेषज्ञ नहीं हैं, और जितने भी हैं मैं उनको जानती हूँ, तो इसका मतलब ये शहर में नया आया है या ये इस शहर से नहीं है। फिर मायरा कुछ सोचकर आर्यन से बात करने को तैयार हो जाती है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी कुसुम को बोलकर एक प्राइवेट रूम में तैयार करवाती है। चलिए हम उस प्राइवेट रूम में चलकर बात करते हैं। ऐसा बोलकर मायरा प्राइवेट रूम की तरफ आगे चलने लगती है और उसके पीछे आर्यन भी चलने लगता है। और प्राइवेट रूम में आकर दोनों एक टेबल के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। हाँ, तो बताइए आपको मुझसे क्या काम था? मायरा आर्यन से पूछती है। फिर आर्यन अपने बैग से एक बोतल निकलता है और वो उसे मायरा के सामने टेबल पर रख देता है और बोलता है, मुझे इसकी नीलामी करनी है।
फिर तभी मायरा उस बोतल को उठाकर उसका ढक्कन खोलती है और उस बोतल में रखी चीज को देखकर वो इतनी हैरान हो जाती है कि कुछ पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हैरानी के मारे मायरा के हाथों से वो दवा बस अब गिरने ही वाली है, पर तभी वो उसे पकड़कर संभाल लेती है और फिर धीमी सी आवाज में बोलती है, हीलिंग मेडिसिन। हाँ, और मेरे पास इसकी 20 बोतलें हैं, आर्यन बोलता है। क्या 20 बोतलें? मायरा हैरानी के मारे आर्यन से कन्फर्म करती है। हाँ, 20 बोतलें, आर्यन रिप्लाई देता है। फिर वो तभी अपने मेडिसिन चेकर को बुलाती है, जो कि 80-85 उम्र के एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे, पर उनको देखकर कोई नहीं बता सकता कि उनकी असली उम्र इतनी होगी। असल में मेडिसिन चेकर एक प्रोफेशन है। लोग मेडिसिन चेकर का कोर्स करने के बाद इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं, जैसे कि समनर के कोर्स के बाद लोग समनर प्रोफेशन में जाते हैं। तो जैसे ही वो आदमी टेबल पर रखी उस बोतल में हीलिंग मेडिसिन को देखता है, तब वो कुछ देर हैरानी के मारे खड़ा रह जाता है। क्या हुआ हुकुम जी, ये कौन सी ग्रेड की हीलिंग मेडिसिन है? मायरा उस आदमी से बोलती है जो अभी वहां आया था। दरअसल उनका नाम हुकुम था और प्यार से मायरा उन्हें हुकुम जी बोलती है। वो स्वराजपुर के सबसे अच्छे मेडिसिन चेकर में से एक है। जी, ये 4th ग्रेड की हीलिंग मेडिसिन है, हुकुम जी मायरा को बताते हैं। क्या? पर स्वराजपुर में तो बस एक ही 3rd स्टेज का हीलर है, और वो भी अभी सिटी में नहीं है। तो क्या सिटी में कोई नया 3rd स्टेज का हीलर आ गया है? मायरा बोलती है। रुकिए, ये कोई आम 4th ग्रेड की दवा नहीं है, ये 4th ग्रेड में भी टॉप टियर की दवा है, लेकिन ऐसी दवा तो हमारे तीसरे चरण के हीलर भी नहीं बन सकते। क्या? सच में? मायरा बोलती है। हाँ, असल में स्वराज पर हीलिंग मेडिसिन्स को कुछ ग्रेड में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है 1st ग्रेड, जिसे कोई शुरुआती या कोई नौसिखिया हीलर भी बना सकता है, और फिर 2nd ग्रेड। जो भी हीलर इस ग्रेड की मेडिसिन को बना लेता है, वो हीलर गिल्ड से 1st स्टेज हीलर का प्रतीक ले सकता है, और फिर 3rd ग्रेड की मेडिसिन, जो काफ़ी मुश्किल होती है बनाना, उनको बनाने के बाद कोई भी हीलर 2nd स्टेज के हीलर बनने के लिए योग्य हो जाता है। और फिर बारी आती है 4th ग्रेड की। आम और औसत गोली बनाने वाले ही तीसरी स्टेज के लिए योग्य हो जाते हैं। वैसे सामान्य तौर पर लोगों को 5th ग्रेड की दवा बनाने के काबिल बनने पर ही 4th स्टेज हीलर का प्रतीक मिलता है, पर अगर किसी ने 4th स्टेज के टॉप टियर की गोली बना दी तो वो भी 4th स्टेज के हीलर के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि 4th स्टेज के टॉप टियर की गोली बनाना 5वें चरण की गोली बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब जिसने भी ये इन मेडिसिन्स बनाई है वो 4th स्टेज का हीलर है, मायरा बोलती है। ये बात सुनकर तो मायरा और हुकुम जी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको भी ये बात नहीं पता थी। तो इस दवा की कीमत कितनी होगी? मायरा हुकुम जी पूछती है। तो क्या कीमत बताएंगे हुकुम जी हीलिंग मेडिसिन की? क्या आर्यन बेच पाएगा अपनी सारी हीलिंग मेडिसिन? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 9, अलबरा। तो जैसे कि हमने देखा था, आर्यन हुकुम जी और मायरा को अपनी हीलिंग दवाइयाँ दिखाता है और मायरा हुकुम जी से इसकी कीमत के बारे में पूछती है। तो अब आगे इसकी एक बोतल की शुरुआती कीमत भी कम से कम 20,000 सोने के सिक्के होंगी, हुकुम जी आर्यन को बताते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आपकी लाई दवाई की शुरुआती कीमत 20,000 होगी और हमारा नीलामी घर इस दवा के लाभ में से 20% लाभ खुद रखेगा। तो आपको ये बात मंजूर है? मायरा आर्यन से पूछती है। हाँ, मुझे मंजूर है। फिर उसने 10 बोतल मायरा को नीलामी के लिए दे दिए और बाकी बचे 10 बोतल खुद अपने पास रख लिए। फिर उसने अपना एक कॉल टोकन भी मायरा को दे दिया, ताकि वो जब इस दवाई की नीलामी कराए तब इसकी मदद से वो आर्यन तक भी ये मैसेज पहुंचा सके, और वो मायरा को इतना बोलकर बिना 1 मिनट भी बर्बाद करे सीधा नीलामी हॉल से बाहर चले जाता है। और वही आर्यन के जाने के बाद हुकुम जी मायरा को बोलते हैं, हो ना हो ये दवाइयाँ उसी आदमी ने बनाई है जो अभी यहाँ आपके पास बैठा हुआ था। क्या इसका मतलब वो 4th ग्रेड का हीलर है?
पर ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मायरा हुकुम जी से पूछती है। उसके पास से जो ऊर्जा आ रही है और जो ऊर्जा इस दवा में से आ रही है वह दोनों एक ही है, तो इसका एक ही मतलब बनता है कि उसी इंसान ने ये दवा बनाई है। हुकुम जी मायरा को बताते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, और वैसे भी 4th ग्रेड के हीलर से अच्छे रिश्ते बनाने में ही फायदा है, मायरा अपने मन ही मन बोलती है। फिर वो अपनी असिस्टेंट कुसुम को बुलाती है और कहती है कि अगर कभी भी वो आदमी दोबारा नीलामी घर में आता है तो तुम उसे सीधा मुझसे मिलने के लिए भेज देना। जी ठीक है, कुसुम उत्तर देती है, और फिर मायरा उसे जाने का इशारा करती है तो वो कमरे से चली जाती है। और वही दूसरी तरफ आर्यन नीलामी घर से कुछ दूर जाकर अपना मास्क और हुड उतारकर अपने घर जाने लगता है। वो घर जा ही रहा होता है कि वो रास्ते में देखता है कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती उसके मुंह पर कपड़ा रखकर एक सुनसान गली में लेकर जा रहे थे। ये देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि उस सुनसान गली में से एक रास्ता जा रहा है और वो लोग उसी रास्ते पर जाने लगते हैं, पर तभी वो सब अचानक ही रुक जाते हैं और उनमें से एक पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अरे क्या देख रहा छोटे, उसका साथी उस आदमी से पूछता है। कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा सुनकर वो भी पीछे देखता है पर उसे भी कोई नहीं दिखता। लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई है, उसका साथी उस आदमी से बोलता है। चल अब वैसे भी हमें जल्दी अलबारा पहुंचना है, और फिर वो अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। अलबारा ये कौन सी जगह है? आर्यन मन ही मन सोचता है। फिर वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये अलबारा क्या है? अलबारा एक ऐसी जगह है जहां अपराधियों का बसेरा है। यहाँ छोटे से बड़े हर तरह के अपराधी आपको देखने को मिल जाएंगे, सिस्टम आर्यन को बताता है। तो क्या शाही परिवार इनको रोकता नहीं है? आर्यन सिस्टम से पूछता है। ऐसा नहीं है कि शाही परिवार ने कोशिश नहीं की, उन्होंने कई बार अपने सैनिकों को तैयार किया अलबारा पर हमला करने के लिए, पर अलबारा कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, हर बार उसके प्रवेश का दरवाज़ा अपनी जगह बदलता रहता है। उन्होंने अपने बहुत सारे जादूगरों को भी अलबारा में जाने वाले दरवाजे का पता करने भेजा, पर कोई भी इस चीज़ में सफल नहीं हुआ। असल में अलबारा को एक महान जादूगर ने मरने से पहले अपनी पूरी ताकत देके बनाया था, इसलिए आज तक कोई भी अलबारा का सही पता नहीं लगा पाया था, सिस्टम आर्यन को बोलता है। तो फिर ये अपराधी कैसे अलबारा का पता लगाते हैं? आर्यन सिस्टम से पूछता है। असल में उनके शरीर में एक आभासी चिप जैसा कुछ होती है जो कि उन्हें अलबारा का सही पता लगाने में मदद करती है, सिस्टम आर्यन को बताता है। तो क्या शाही परिवार अलबारा तक किसी अपराधी का सहारा लेकर नहीं पहुंच सकता? आर्यन सिस्टम से पूछता है। नहीं, क्योंकि अगर वो इंसान अलबारा के बारे में किसी से अगर कोई बात करने की कोशिश करता है या फिर किसी को अलबारा तक लाने की कोशिश करता है तो वो कुछ बताने से पहले ही चिप की वजह से मारा जाएगा, सिस्टम आर्यन को बताता है। फिर आर्यन भी उनके पीछे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन देखता है कि उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा होता है, चल जल्दी बता, कोड जानता है ना इस जगह पर अलबारा बस 1 ही मिनट के लिए रहेगा। हाँ 3, 2, 4, एक दूसरा आदमी चिल्लाकर बोलता है। अबे थोड़ा धीरे बोलना, इतना तेज बोलकर क्या पूरे मोहल्ले को बताना है? पहला वाला आदमी दूसरे आदमी को बोलता है। फिर वो जल्दी से आसमान में ही कोड लिखता है और कोड लिखते ही उनके सामने का दृश्य अचानक ही बदल जाता है और उनके सामने आता है एक बड़ा सा दरवाज़ा जिसमें एक अंधेरे से भरा शहर था, जिसके चारों तरफ लावा की नदी बह रही थी और उसके अंदर जाने के लिए बस एक लकड़ी का पुल बना रखा था जिसमें से लोग बिना किसी खौफ के चढ़ और उतर रहे थे। फिर वो लोग भी उस अंधेरे से भरे शहर में उस लड़की को लेकर कदम रखते हैं और उनके शहर में कदम रखते ही वहां का दृश्य पहले जैसा होने लगता है और दरवाज़ा भी बंद होने लगता है।
तो फिर आर्यन बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर भागता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होने वाला था कि आर्यन एक छलांग मार के दरवाजे के उस पार पहुंच जाता है। और वही दूसरी तरफ वो लोग भी अभी बस अलबारा पहुंचकर कुछ सांस ले ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे से धड़ाम की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते ही है कि तभी एक आदमी सीधा उनके सामने आके गिरता है। देखा भाई, मैंने बोला था कि कोई हमारा पीछा कर रहा था, अब देखो सच में कोई हमारा पीछा कर रहा था ना। उनमें से एक आदमी बोलता जिसका नाम छोटे था। तो छोटे मुझे क्या बता रहा है, जाके पकड़ उसे। उनका नेता जिसका नाम भैरव था वो बोलता है। फिर उसके सब आदमी एक साथ आर्यन पर हमला करते हैं। उनमें से सब गोडली लेवल के निम्न स्तर पर थे। यहाँ पर अगर कोई गोडली लेवल के उच्च स्तर का भी होता तो इतने निम्न स्तर के गोडली लेवल एक्सपर्ट को देखकर उसको भी अपनी नानी याद आ जाती, पर आर्यन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ फर्क पड़ रहा है। और जैसे ही वो लोग आर्यन की ओर आने लगते हैं तब आर्यन भी उनको धोना शुरू करता है, और लगभग 2 से 3 मिनट में ही उसके सारे लोग इधर उधर गिरे हुए थे। ये सब देखकर लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद भी अपनी शक्तियां बाहर निकालकर आर्यन से लड़ने आता है। उनका लीडर गॉडली लेवल के भी हाई टियर पर था और वो बस आधा कदम दूर था लेवल पार करने के। जब वो आर्यन से लड़ने लगता है तब आर्यन उसे बस 1 से 2 मिनट में ही मार गिराता है, और फिर वो उस लड़की के पास जाता है जिन्हें ये लोग पकड़कर यहाँ ले आए थे। आर्यन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करने पर भी वो लड़की होश में नहीं आती। और अब कुछ लोग भी इस जगह आने लगे थे, तो आर्यन उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और आर्यन को यूं अपनी जान लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते देख उनमें से एक आदमी पहले तो अपने मुंह में से खून फेंकता है और फिर उस पर हंसकर बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम्हारे जैसे 100 भी आ जाए ना तब भी इस दरवाजे को खोल नहीं सकते, और वैसे भी कुछ देर में यहाँ अलबारा के सैनिक भी आते होंगे, तू बच के नहीं जा पाएगा। वो आदमी इतना ही बोलता है कि अचानक से बहुत सारे कदमों की जमीन पर पटकने की आवाज़ आने लगती है। तब आर्यन उस लड़की को उठाकर अलबारा शहर के अंदर चले जाता है। यहाँ जब सैनिकों का नेता वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग ज़मीन पर जख्मी पड़े हुए हैं, और तभी वो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी अभी भी होश में है। तो सैनिकों का नेता उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। जी, असल में हम नेता जब्बार के लिए उस लड़की को लेकर आ रहे थे जिसे वो काफ़ी दिनों से पाना चाहते थे, तभी हमारे पीछे पीछे ना जाने कैसे एक आदमी भी यहाँ तक पहुँच गया और फिर वो हमें मारकर उस लड़की को ले गया। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी वजह से यहाँ एक घुसपैठिया घुस आया है, और इतना ही नहीं वो नेता जब्बार की मनपसंद लड़की को भी लेके भाग गया है? फिर तभी वो एक सैनिक से बोलता है, जाओ जितना जल्दी हो सके ये बात महान नेता सिक्किम तक पहुंचा दो कि यहाँ एक घुसपैठिया आ गया है। और इतना ही नहीं वो नेता जब्बार की मनपसंद लड़की को भी लेके भाग गया है। असल में अलबारा में कुल मिला के 3 नेता हैं, और यही 3 नेता इस जगह को संभालते हैं। उनसे सबसे पहले आता है नेता जब्बार, जिसे इस गद्दी का भी ज्यादा मोह नहीं है। वो तो बस लड़कियों का चाहता है जो कि उसके बदन की प्यास को बुझा सके, और अगर कोई उससे उसकी मनपसंद लड़की को छीनने की सोचता भी है तो वो उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और यहाँ तो आर्यन उसकी मनपसंद लड़की को लेकर भाग ही गया है। तो क्या करेगा जब्बार आर्यन के साथ? तो अब आगे बात करते हैं बाकी नेताओं की। फिर उसके बाद आते हैं महान नेता सिक्किम, इनके नीचे अलबारा का लगभग एक तीसरा हिस्सा आता है, और फिर आते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक नेता की, जिसे अनंत नेता के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा अब आर्यन के साथ? क्या इन तीनों नेताओं से बच पाएगा आर्यन, या मारा जाएगा इनके हाथों? जब जब्बार को पता चलेगा कि उसकी मनपसंद लड़की को कोई उठा ले गया तब कैसा होगा उसका रिएक्शन? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।
चैप्टर 10 अंजलि मल्होत्रा। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि आर्यन अलबारा पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है, पर वापस जाने का रास्ता ना मिलने की वजह से उसे अलबारा शहर के अंदर जाना पड़ता है। तो अब आगे थोड़ी देर बाद ये खबर लीडर जब्बार तक भी पहुंच जाती है कि कोई उनकी मनपसंद लड़की को लेकर भाग गया है, और वो गुस्से में आग बबूला होकर वो पहले तो उसी आदमी की जान लेता है जो ये खबर उसके पास लाया था, और फिर वो भैरव और उसके साथियों को बुलाता है। जब्बार फिर उनके नेता भैरव से पूछता है, तुम क्या उस आदमी की तस्वीर बनवा सकते हो जिसने तुम्हें मारा और लड़की को अपने साथ ले गया? जी हाँ, भैरव जवाब देता है, और फिर वो अलबारा के सबसे बड़े चित्रकार को बुलवाकर आर्यन की तस्वीर बनवाना शुरू करवाता है। थोड़ी देर बाद चित्रकार आर्यन का चित्र बना देता है, और जब जब्बार आर्यन के चित्र को देखता है तो वो उसके चित्र को देखकर बोलता है, चाहे तू जहां भी छुपा हो तू बचकर नहीं जा सकता। और फिर अपने एक सिपाही को आर्यन का चित्र देकर उसे बोलता है कि ये चित्र अलबारा के हर गली हर नुक्कड़ पर फैला दो, और ये घोषणा करवा देना कि जो भी इसको पकड़ कर मेरे पास लेके आएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के मैं खुद दूंगा। और वही दूसरी तरफ आर्यन उस लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर शहर में एक ऐसी जगह पर जाता है जहां आसपास कोई नहीं दिख रहा था, और फिर वो उस लड़की को वही जमीन पर लिटा देता है। अरे यार, अब कहाँ जाऊँ, बाहर जाने का रास्ता तो मिल ही नहीं रहा। फिर वो कुछ खाने के लिए लाने जाता है, और जब वो पास की एक दुकान पर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाता है तब दुकानदार उसको बोलता है, अरे भाई, यहाँ तो सारे अपने ही भाई है, तो मास्क पहनने की क्या जरूरत है, यहाँ तुम्हें कोई गिरफ्तार करने थोड़ी ना आ रहा है। अरे बुढ़े, अपना काम करना, दूसरों के काम के बीच में क्यों बोल रहा है? आर्यन मन ही मन उसको बोलता है। फिर आर्यन कुछ सोचकर उस दुकानदार को बोलता है, मेरा चेहरा जला हुआ है तो इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है ताकि किसी का मूड ना खराब हो मेरे चेहरे को देखकर। आर्यन दुकानदार को जवाब देता है। ओह, ऐसा क्या? दुकानदार बोलता है। फिर दुकानदार पूछता है, चलो छोड़ो वो सब और ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुकानदार आर्यन से पूछता है। जी, मुझे एक नशा कम करने की टैबलेट और कुछ खाने का सामान दे दो, आर्यन दुकानदार को बोलता है। क्यों भाई, किसको देना है? दुकानदार अपनी पलकें झपका के पूछता है। तभी आर्यन के मुंह से निकल जाता है, एक लड़की को देना है। दुकानदार थोड़ा मनमोजी टाइप का था। वो जैसे ही ये बात सुनता है तो वो बोलता है, अरे लोग लड़कियों को देने के लिए नशे की दवा मांगते हैं और तुम यहाँ नशा उतारने वाली दवा मांग रहे हो। अब दुकानदार की ऐसी बातों से वो बहुत चिढ़ गया था, तो वो थोड़ा सा चिढ़कर बोलता है, आपको क्या लेना देना, चुपचाप जो बोला है वो दो ना। और आर्यन को ऐसे गुस्सा होते देख वो दुकानदार भी चुपचाप उसे दवाइयाँ निकालकर दे देता है। और फिर वो उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है, और जब वो देखता है कि उसका पूरा चेहरा उसके बालों से ढक रखा है, तब वो उसके बाल हटाकर उसका चेहरा देखता है तो वो उसके चेहरे में कुछ पल के लिए खो ही जाता है। उसके घने काले बाल, गुलाब जैसे लाल होठ, हिरनी जैसी तीखी आंखें देखकर आर्यन को उनमें डूब जाने का मन करने लगता है। असल में आर्यन अभी तक उस लड़की को अच्छे से देख ही नहीं पाया था, और अब देखा तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही। फिर वो अपने आप को संभालता है और वो नशे को कम करने वाली गोली उसके मुंह में डालता है, और वो गोली बस थोड़ी देर में ही असर दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि बस थोड़ी देर में उसकी आंखों की पलकें झपकने लगती है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तब वो एक आदमी को मास्क पहने अपने इतने पास देख वो चिल्लाने ही वाली होती है कि आर्यन उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। इसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसें भी महसूस होने लगती है। एक पल के लिए तो वो लड़की भी आर्यन की नीली आंखों में खो जाती है, पर तभी वो लड़की अपने आप को आर्यन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अरे रुक जाओ, मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करना चाहता है, ऐसा बोलकर आर्यन अपना मास्क उतार देता है।
और उसका इतना हैंडसम चेहरा देखकर वो लड़की भी वही एकदम शांत खड़ी रह जाती है, मानो उसने अपने आप को आर्यन को सौंप दिया हो। फिर भी आर्यन उसे शांत करता है और अब तक की सारी कहानी बताता है कि कैसे कुछ लोगों ने उसे किडनैप किया और कैसे उसे बचाने के लिए वो यहाँ अलबारा में आ गया और कैसे उसने उन लोगों को मारा और वो कैसे यहाँ आए। अरे लगता है भगवान ने तुम्हें बस शक्ल ही दी है, दिमाग देना तो वो भूल ही गए होंगे। जब तुमने मुझे बचा ही लिया था तो मुझे लेकर वापस चले जाते, क्या जरूरत थी इस शहर में आने की। ऐसा बोलकर वो लड़की आर्यन को सुनाने लगती है। आर्यन कई बार उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी पर वो खुला ही नहीं था, पर वो तो आर्यन को बोलने ही नहीं दे रही थी। फिर तंग आकर आर्यन चिल्लाता है, चुप, एकदम चुप, कब से देख रहा हूँ अपनी ये खरगोश जैसी जबान चलाए जा रही हो, एक बार बात तो सुन लो मेरी। पर उस लड़की का इस पर ध्यान ही नहीं जाता और वो बोलती है, क्या क्या बोला तुमने हमें खरगोश? क्या हम तुम्हें खरगोश जैसे दिखते हैं? अगर हम खरगोश तो तुम शैतान, वो भी 2 सिंग वाले शैतान। और उस लड़की को अब भी चुप न होते हुए देख वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, चुप, एकदम चुप, कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जाना चाहा था पर वापस जाने का दरवाज़ा मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुला। देखो अब मैं हाथ हटाने जा रहा हूं, बस अब दोबारा चालू मत हो जाना, आर्यन उस लड़की से बोलता है। फिर आर्यन उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है और फिर वो लड़की बोलती है, अगर तुमने ये बात पहले ही बता दी होती तो मैं इतना सब बोलती ही नहीं। और अब आर्यन समझ गया था कि ये चुप नहीं होने वाली, तो उसने खुद ही बात बदलने की सोची और उसने कहा, वैसे मेरा नाम आर्यन है और तुम्हारा? अंजलि मल्होत्रा, वो आर्यन को बताती है। फिर आर्यन ने कहा कि तुम उस मल्होत्रा परिवार से तो नहीं जो नीलामी घर चलाता है? आर्यन अंजलि से पूछता है। हाँ, एकदम सही पहचाना तुमने, आखिर हमारा मल्होत्रा परिवार है ही इतना मशहूर। ऐसा बोलकर अंजलि अपने परिवार की तारीफ करने लगती है और आर्यन अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि कितना बोलती है ये लड़की, इसका मुंह थकता नहीं है क्या? फिर वो अंजलि से पूछता है, अगर तुम इतने बड़े परिवार से हो तो तुम ऐसे अकेले क्यों घूम रही थी? वो ऐसा है ना, हमारे दादू ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर हमारी शादी उनके एक दोस्त के निकम्मे बेटे के पक्की कर दी थी, तो हमें ये बात पसंद नहीं आई और हम घर से भाग गए और फिर उसके बाद की कहानी आप जानते ही हो, अंजलि आर्यन को बताती है। ओह, तो क्या तुम्हें अलबारा के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमारे काम आ जाए? आर्यन अंजलि से पूछता है। एक बार हमने अपने दादू को अलबारा के बारे में कुछ कहते तो सुना था पर हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, वो बोल रहे थे कि अनंत लीडर के कमरे एक ऐसा दरवाज़ा है जो किसी को कहीं भी भेज सकता है। क्या अब ये अनंत लीडर कौन है? आर्यन बोलता है। तुम्हें नहीं पता? ऐसा कहकर अंजलि आर्यन जब्बार से लेकर अनंत लीडर तक सबके बारे में बता देती है और ये भी बता देती है कि शायद जब्बार ने ही उसका किडनैप करा होगा क्योंकि वो उसके साथ गलत काम करना चाहता होगा। ये सुनकर कि जब्बार अंजलि के साथ गलत काम करना चाहता है, न जाने क्यों, पर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर अब हम ये अनंत नेता का कमरा कहाँ खोजेंगे? आर्यन बोलता है। दादू ने बताया था कि अलबारा में जो सबसे बड़ी इमारत होगी वो होगा अनंत लीडर का घर, और फिर तभी आर्यन यहाँ की सबसे बड़ी इमारत की ओर देखता है जो कि लगभग 50 मंजिला ऊंची होगी और बोलता है, तो ये है अनंत लीडर का घर। तो कैसे बाहर निकलेंगे आर्यन और अंजलि अलबारा से? क्या आर्यन बचा पाएगा अंजलि को जब्बार के चंगुल से? क्या अंजलि को बचाने आएंगे उसके दादा? क्या आर्यन पूछेंगे अनंत नेता के कमरे तक? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।